जितेंद्र सर द जीएफ पॉइंट इंस्टीट्यूट चिल्ड्रन प्रतापगढ़ से आप लोगों का इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम पुलिस अधिनियम 1861 के बारे में। देखा होगा हाल के दिनों में हाथरस का कांड चर्चा में रहा और वहां से जो पुलिस की लापरवाहियां देखने को मिली, आइए देखते हैं अधिनियम कहां तक उसकी स्वीकृति देता है और उनकी शक्तियां और कर्तव्य कहां तक सीमित है, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा 1861 का पुलिस अधिनियम। आप जानते हैं 1861 में हमारी आईपीसी बनी थी, साथ में हमारे पुलिस अधिनियम का भी गठन किया गया और समय समय पर इस पे संशोधन होते रहे हैं। तो चलिए ब्रीफली इसकी डिस्कस करते हैं कि पुलिस अधिनियम होता क्या है और ये कब लागू हुआ, कब बना और इसकी औपचारिकताएं क्या क्या होती हैं, किस प्रकार से मामले को ट्रीट किया जाता है। तो बात करते हैं पुलिस अधिनियम 1861 की। जैसे किसी भी चीज की ड्यूरेशन की बात की जाएगी, उसका टाइम ये शो करता है कि वो कब लागू हुआ। तो ये 1861 में बनकर भी तैयार हुआ और मार्च में इसको लागू किया गया था। तो पुलिस आयोग की संस्तुति पर देखिए, जैसे ही दंड संहिता हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां से एक आयोग बना था मैकाले की अध्यक्षता में, उसी तरीके से पुलिस आयोग का गठन भी किया गया था उसी समय मैकाले की अध्यक्षता में। और उसकी अनुशंसा पर 20 वर्षों की रिपोर्ट के पश्चात 1861 में 22 मार्च को नहीं या 1 मार्च होना चाहिए, 1 मार्च 1861 को ये लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? पहली बात, अब देखिए ब्रिटिश काल में यह अधिनियम बना तो उसकी टर्म्स और कंडीशन उसी की तरह से थी। लगातार तभी जब हम लोग आजाद हुए तो कई बार इसमें अपने संशोधन किए गए। तो जब ये लागू हुआ तो इसमें कुल मिलाकर 47 धाराएं थी और 1 मार्च 1861 को पूर्ण रूप से लागू किया गया पूरे देश में। इसके बाद यहाँ पे पुलिस को पुनर्गठित करने के लिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था, पुलिस को पुनर्गठित करना और अधिक दक्ष बनाना, यानी इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना, इसके जो लिमिटेशंस हैं, जो इसका दायरा सीमित है तो उसके दायरे को थोड़ा बढ़ाना, उसको और अधिकार देना और अधिक एफिशिएंट यानी कुशल बनाना। इसी की पर्पस से इस अधिनियम को बनाया गया। तो अधिनियम में कुल मिलाकर 47 धाराएं हैं, जिनमें पहली धारा डिस्कस करती है कि सभी की परिभाषा, यानी जितने भी टर्म्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, शब्दावलियां जो इस्तेमाल की गई हैं, उन सभी की परिभाषाओं के बारे में हमें धारा 1 से जानकारी प्राप्त हो जाती है। धारा 1 से हमको सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो भी शब्दावलियां इसमें इस्तेमाल करी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो लिखा है पुलिस की चौकी का भार साधक अधिकारी होता है। आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको उप निरीक्षक बोला जाता है, अर्थात सब इंस्पेक्टर बोला जाता है, दरोगा बोला जाता है, और आप प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनेंगे जिसको कहते हैं निरीक्षक। तो निरीक्षक को क्या चार्ज दिया जाता है? तो पूरी एक चौकी का चार्ज दिया जाता है। ऐसा पुलिस अधिनियम 1861 में भी बताया गया था। तो पुलिस के चौकी का चार्ज जिसके पास होता है उसको हम एसआई बोलते हैं या फिर निरीक्षक बोलते हैं। फिर हम देखते हैं इस अधिनियम से क्या छूटा है या किसको शामिल नहीं किया गया है। तो नॉन टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है अचल संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है। केवल और केवल मूवेबल एसेट्स यानी कि चल संपत्ति के बारे में चर्चा करता है पुलिस अधिनियम। तो अचल संपत्ति को ये पूरी तरीके से छोड़ दिया है। अचल संपत्ति में आती क्या क्या है? जैसे मकान हो गया, जमीन हो गई, या फिर जमीन से जुड़ी ऐसी चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं की जा सकती हैं। फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ? ये देखिए 1935 का जब अधिनियम लागू हुआ तो बहुत सारे कानूनी सुधार किए गए थे और उसी की संस्तुति पे 1937 में पहली बार हम लोगों को चुनाव में लड़ने का मौका दिया गया और प्रदेश में अलग अलग जगह पे सरकारें भी बनी। तो 1939 में संयुक्त प्रांत हुआ करता था। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत।
संयुक्त प्रांत की, देखिए जब आजाद हुआ था तो कुल मिला के 12 स्टेट हुआ करते थे, जिसमें यूपी को संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत, इस तरह से संबोधन किया जाता था। तो 1939 में उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम में संशोधन किया गया और संशोधन करके कुछ चीजें और ऐड की गई और इसकी शक्तियों को विस्तारित किया गया। फिर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये एक बार एग्जाम में भी पूछा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अध्याय 20 क्या कहती है? अध्याय 20 के बारे में बताया गया है कि दुष्चरित्र की निगरानी करना। अब दुष्चरित्र यहाँ किसकी बात की जा रही है? जैसे आम पब्लिक की नहीं बात की जा रही है। अगर कोई पुलिस अधिकारी बैड मैनर से पाया करता हुआ कुछ पाया गया, या किसी को टॉर्चर करता हुआ पाया गया बिना मतलब के, या फिर किसी से छेड़खानी करता हुआ पाया गया, तो यहाँ पे उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात में पूरी डिटेल धारा 20 में या अध्याय 20 में कही गई है। फिर हम बात करते हैं कुछ प्रमुख धाराओं की जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाती रही हैं, और यहाँ से आपके सवाल में एक ना एक सवाल जरूर आता है हर साल इस अधिनियम पे, क्योंकि आपका पेपर ही ये आयोग कराता है, पुलिस आयोग अलग से कराता है। तो यहाँ पे कुछ हम धाराओं के जैसे दिखा है, रेल व अन्य कर्मी के आसपास पुलिस बलों की नियुक्ति। इसका मतलब क्या है? रेल और अन्य कर्मी, कभी कभी देखिए रेलवे पुलिस का अपना अलग विभाग होता है जिसको आप आरपीएफ बोलते हैं। तो पुलिस की बात की जा रही है यहाँ पे, अलग अलग राज्यों की बात नहीं की। तो रेलवे के पुलिस की बात की गई है तो उसके लिए रेल पुलिस होगी। और अन्य कर्मी, अन्य कर्मी का मतलब राज्यों की अपनी अलग अलग पुलिस व्यवस्थाएं होंगी, तो उसकी नियुक्ति की गई है धारा 14 में, धारा 14 में। फिर विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में धारा 17 बताती है आईपीएस दर्जे का अधिकारी जो है, जो अखिल भारतीय सेवाओं से चुनकर आता है, उसको हम विशेष पुलिस अधिकारी की संज्ञा देते हैं। जैसे आपका कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, एसपी हो गया, इस दर्जे के अधिकारी को कहा जाता है विशेष पुलिस अधिकारी। फिर ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होती है। ग्राम पुलिस अधिकारी लेवल में भी निचले तबके के अधिकारी आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि कोई मैटर हो जाता है तो पूरे गांव को घेराबंदी कर दी जाती है, तो वहां पे एक स्पेशल ऑफिसर चुना जाता है जिसके निर्देशन में सारे पुलिस उस गांव की निगरानी करते हैं, तो उसको हम ग्राम पुलिस अधिकारी के नाम से संबोधित करते हैं। और धारा 21 इसके बारे में डिटेल जानकारी देती है। फिर ये आपसे पूछा जाएगा, स्टार बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। धारा 23 कई बार पूछा जाता है कि पुलिस अधिकारियों की नैतिकता एवं कर्तव्य के बारे में कौन सी धारा हमें बताती है। तो धारा 23 से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि एक पुलिस अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य और क्या क्या दायित्व हैं। जैसा कि उन्हें ड्यूटी के वक्त कसम दिलाई जाती है, तो उन्हें कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ये जो है उनके कर्तव्यों का बोध कराता है धारा 23। इसके बाद जमात तथा जुलूस, जमात तथा जुलूस को ट्रीट करने के लिए, संभालने के लिए पुलिस को किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। जमात जुलूस से मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि लगातार कोई ना कोई मेला ऑर्गेनाइज होता है, कोई ना कोई त्यौहार ऑर्गेनाइज होता है, तो भीड़ को कंट्रोल करने का दायित्व पुलिस का होता है। तो इस वजह से इसको परिभाषित किया गया है धारा 30 के अंतर्गत कि कभी कोई जो है फंक्शन वगैरह हो तो वहाँ पे पुलिस बल की जबरदस्त तैनाती की जाती है ताकि वो व्यवस्था संयुक्त रूप से और संतुलित रूप से समाप्त की जा सके। फिर हम बात करते हैं, अगर कोई इलीगल वर्क होता है तो पुलिस को जुर्माना वसूल करने का पूरा अधिकार है, और जुर्माना वसूल करने का अधिकार जो है वो धारा 37 में दिया गया है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपने पास एक डायरी रखनी अनिवार्य है, जहाँ पे भी ऐसे केस डिस्कस होते हैं जैसे जुर्माना वसूल का, तो उसका लेखा ब्यौरा पूरा का पूरा उसको रखना पड़ेगा। तो ऐसी बातें हैं। ट्रांसपोर्ट पुलिस भी इसमें आ सकती है। जैसे आपने देखा कि चालान वगैरह का मामला लगातार आता रहता है, तो उसके लिए एक डायरी रख के प्रॉपर विवरण देना पड़ता है अपने सीनियर अधिकारी को।
अब इसमें हम कुछ मेन बात करते हैं। जैसे अपने प्रत्येक राज्य की पुलिस अलग अलग होती है और राज्य सरकार के अधीन काम करती है, तो ये राज्य सूची का विषय हुआ। लेकिन पुलिस अधिनियम 1861 जब बना था तभी ये बात कह दी गई थी कि अगर इसमें कोई संशोधन करना हुआ तो केंद्र की सहमति लेना अनिवार्य हो जाएगा। बिना केंद्र की सहमति से राज्य अकेले इसमें बदलाव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे अगर पुलिस अधिनियम में अगर हम संशोधन करना चाहें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती हैं। केवल और केवल राज्य सरकार किसी भी पक्ष में संशोधन नहीं कर सकती। पुलिस राज्य सूची का विषय है। तो इसी तरह से अगले लेक्चर में मिलते हैं।